हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज फॉर 11th एएमयू एंट्रेंस। तो हम सारे बायोलॉजी के अपने सारे चैप्टर्स कवर करेंगे फिर फुल डिटेल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द वेरी बेसिक चैप्टर इन सेल बायोलॉजी, दैट इज द सेल। सेल को पढ़ने से पहले बेटा कुछ बेसिक सी चीजें जो हम सबको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज सेल। सेल क्या है, सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, किसने डिस्कवरी की, टाइप्स ऑफ सेल क्या है, एंड सेल के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं सेल के। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर फॉर एएमयू 11th एंट्रेंस, दैट इज सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम। सेल की बेटा अगर हम बात करें तो सेल क्या है, सेल को हमने क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ बिलियंस टाइप ऑफ सेल्स। ओके, तो हम क्या है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम लोग लिविंग कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस जानना है कि भाई व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल। हम सेल की प्रेजेंस से पहचान पाते हैं कि भाई कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कुछ भी जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे हाथ में क्या है, पेन है। तो हम में, मुझ में और इस पेन में क्या डिफरेंस है, मैं कैसे बता दूं कि पेन और मुझ में क्या क्या अंतर आएगा। तो मैं बता सकती हूँ प्रेजेंस ऑफ सेल से कि भाई जो भी लाइव चीज होगी, यानी कि मैं, मेरे अंदर सेल प्रेजेंट होंगे, बट जो भी नॉन लिविंग आइटम होगा, नॉन लिविंग मटेरियल होगा लाइक दिस पेन, वो क्या होगा, उसमें कोई भी सेल की प्रेजेंस नहीं होगी। तो पहला बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारी जो जितने भी हम या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी बनी हुई होती है सेल से, इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। दूसरी बात, सेल को हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। हम ये समझा सकते हैं कि भाई एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको लाइवलीनेस कौन देता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल। हम प्रेजेंस ऑफ सेल से ही समझ पाते हैं कि भाई वो चीज जिंदा है या जिंदा नहीं है। तो व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, द प्रेजेंस ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम डिविजन करें, अगर हम डिवीजन करें नंबर के बेस पर, या सेल का शेप कैसा है, या जो सेल है, सेल कितने टाइप का है, तो वहां वेरिएशन आएगा ही आएगा। सेल बेटा, मैंने बोला बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो सारे सेल एक से नहीं होते कि भाई एक ही है उसकी फोटोकॉपी होती चली जा रही है, ऐसा नहीं होता है। जब इतने सारे सेल है तो उनका शेप भी वैरी करेगा, उनका साइज भी वैरी करेगा। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल, तो वो वेरिएबल फैक्टर में आ जाता है। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, साइज के बेसिस पर भी क्या रहता है और शेप, साइज क्या रहेगा और शेप क्या रहेगा, हम अलग अलग फैक्टर, या फिर नंबर, हम नंबर की भी बात करेंगे कि नंबर को देखते हुए भी क्या चीजें इसमें वैरी करेंगी। तो नंबर क्या है, साइज किसको बोल रहे हैं, और शेप कैसे वेरी कर रहा है सेल का, हम ये भी आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने इसको फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला है। एक बेसिक सी डेफिनेशन डिफाइन कर दी जाती है कि भाई हम बचपन से याद करते चले जाते हैं कि सेल इज द बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम सबको याद है और हम सबने रट ली है बेसिकली, बट रटने से कुछ नहीं होगा बच्चों। आप, बायोलॉजी इज नॉट फॉर कि भाई हम बोल दें कि रट लेते हैं। रटने का क्या मतलब, जब आप समझ के वो चीज करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी वो चीज, है ना। अब हमने एक डेफिनेशन है, जैसे कि बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बोल दिया। या एटीपी इज एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये भी हमें याद है, ठीक है। ऐसे ही सेल इज द बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें याद हो गया, रट लिया है हमने एक तरीके से। बट इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं या फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे तीन टर्म आई आपकी, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंडामेंटल क्या है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं है। अगर एक लाइव ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सेल के बिना वो लाइव रहेगा ही नहीं, इसलिए ये फंडामेंटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। दूसरा टर्म आएगा आपका स्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ सेल, बिलियंस ऑफ सेल। हमारा जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, वो किससे बना हुआ है, वो सेल से बना हुआ है, ठीक है। और फंक्शन, और वो ही सेल आपके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में। तो मतलब जो हमारा लाइफ प्रोसेस चल रहा है,
हमारा पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस में जितने भी आपके सिस्टम्स आते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है, वो कहाँ से शुरू हुए हैं, वो सेल से शुरू हुए हैं। ठीक है, तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि भाई सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब मैंने एक टर्म बोला सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसे आया, तो ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत थी वो सेल से ही तो हुई है। सेल से क्या बना, सेल से आपके क्या बने, सेल से बना एक ग्रुप ऑफ सेल जिसको आप क्या बोलते हो, टिश्यू। टिश्यू से क्या बना, टिश्यू से आपके बने ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली आपका क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम से क्या रेडी हो गया आपका, ऑर्गेनिज्म। तो फाइनली जो ऑर्गेनिज्म बने हैं उनकी स्टोरी कहां से शुरू हुई थी, उनकी स्टोरी शुरू होती है सेल से। तो इसलिए सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब बेटा सेल से जो टिश्यू बने, हम बोलते हैं टिश्यू क्या है भाई, ये क्या ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, तो हम ये नेक्स्ट चैप्टर में भी कवर करेंगे कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू भी आपको डिटेल में पढ़ना है फॉर 11th AMU एंट्रेंस। तो टिश्यू का हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट में क्या इसका काम है, एनिमल में इसका क्या काम है, और कितने टाइप के आपके टिश्यूज रहते हैं। तो सेल क्या है, फिर से हम थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं, शॉर्ट ब्रीफिंग कर लेते हैं। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि भाई हमारा जो बेस है, हम जो ऑर्गेनिज्म है, हम जो लाइफ खड़े हैं जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल। तो सेल का मल्टीपल क्लासिफिकेशन दिया गया है, टाइप्स बताए गए हैं, और सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो या फिर आपका सेल किसका बना हुआ है, सेल के कंपोनेंट्स क्या है। ओके, तो ये था आपका बेसिक कि भाई सेल क्या है। अगर और भी ज्यादा मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूं सेल, अगर समझाऊं कि भाई फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने एक घर तैयार किया, आपने घर बनवाया है, तो घर आप किससे बनवाते हैं, ईंट से बनवाते हो, है ना, एक एक ईंट लगाते हो, पूरा घर तैयार कर देते हो। तो ईंट क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई भाई, जिससे आपने तैयार किया है, जिससे आपने पूरा घर तैयार किया है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, वो ब्रिक हो गई एक, है ना। ऐसे हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, हम कैसे इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, तो दैट बेसिक यूनिट इज सेल। ठीक है, अब अगर हम बड़े बेटा बोले कि भाई अगर हम बेसिक यूनिट को सेल बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक टर्म दिया जाता होगा कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो द स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी या द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। जब हम इस बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो चलिए ये सेल क्या है, किसने डिस्कवर किया, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा सेल जो था, रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, द डेड सेल वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय द रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में, 1665। ईयर आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम और विद ईयर। ठीक है, तो पहला शुरुआत हुई स्टोरी की, पूरे के पूरे हिस्ट्री की रॉबर्ट हुक से। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। कहाँ किया था, कॉर्क सेल में किया था। किसमें किया था, कॉर्क में। भाई वो गार्डन में घूमते हुए उनको एक क्या मिला, ओक का ट्री मिला, एक ओक ट्री मिला। तो ओक ट्री का जो स्टेम था, उस स्टेम का जो मेजर बार्क है, बार्क का आउटर मोस्ट एक लेयर होती है जो कि कॉर्क की डेड टिश्यू की बनी होती है। तो उन्होंने वो कॉर्क को निकाला, आइसोलेट किया, और जब उस कॉर्क की स्टडी की तो उनको एक हेक्सागोनल से स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, एक सिंपल सा इस तरीके का उन्हें स्ट्रक्चर दिखा, और उन्हें सिर्फ बाहर का एक सेल वॉल नजर आया और अंदर सब कुछ हॉलो था, अंदर कुछ नहीं था, सब खाली। तो बाहर का एक डेड सेल वॉल दिखा और एक पूरा कंपार्टमेंट, उस सिंगल कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला, सेल्यूले नाम दे दिया। उस सिंगल कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम क्या दे दिया, सेल्यूले। तो एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला, जैसे बर्रिया का छत्ता होता है, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिला पहली बार जब उन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी की। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आए भाई, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक है बेटा, ल्यूवेनहॉक, एल फॉर ल्यूवेनहॉक, एल फॉर लिविंग। ठीक है, तो फर्स्ट लाइव सेल की डिस्कवरी आपकी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने इनको पॉन्ड वाटर में देखा था। तो कौन से ईयर में, 1674। ठीक है, तो 1665 पहला था, 1674 में इन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहली बार एक लाइव सेल को देखा। तीसरी बार भाई हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अब क्या बात आती है कि भाई ब्रेन कौन है सेल का। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें, हमारा ब्रेन कंट्रोलर है,
हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का कंट्रोलर कौन है? ब्रेन बोलते हैं हम लोग, है ना। ऐसे ही अगर सेल की बात करें, एक स्पेसिफिक सेल के अंदर हम आए तो सेल का ब्रेन कौन होता है? सेल का ब्रेन बेटा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कौन से ईयर में की थी? 1831। 1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर आए पुरकिंजे, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया 1839 में, ठीक है। तो 1839 में पुरकिंजे ने, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंजे ने किया। नाउ फिफ्थ वन आपका आ जाता है एक सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के लिए आए आपके तीन मेजर साइंटिस्ट। सबसे पहले आए श्लिडन एंड शॉन। श्लिडन एंड शॉन ने जो थ्योरी दी, उन्होंने बेटा ये सिर्फ इतना बता पाया था कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब सेल आ कहां से रहे हैं ये बात वो नहीं क्लियर कर पाए थे। उसके लिए क्या किया गया, इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन जो दिया था वो रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। तो सेल थ्योरी के लिए तीन मेजर साइंटिस्ट ने कोलैबोरेटली काम किया। नंबर वन श्लिडन, शॉन एंड रुडोल्फ वर्चो। तो श्लिडन जो है आपके, वो क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट है। उन्होंने 1838 में प्लांट सेल के बारे में, बॉटनिस्ट है, प्लांट सेल के बारे में उन्होंने सेल बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट 1839 में, जो कि शॉन है आपके, उन्होंने क्या किया, एनिमल सेल की स्टडी की। इसके साथ साथ बेटा वो जूलॉजिस्ट तो है, बट इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि प्लांट का जो सेल वॉल है, दैट इज द यूनिक फीचर इन प्लांट्स ओनली। सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स, ओके। सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट में प्रेजेंट होता है, और जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो होता है बेटा वो एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, शुगर है, वो आपका कॉम्प्लेक्स शुगर की कैटेगरी में आता है। तो ये जो है आपके जर्मन बॉटनिस्ट श्लिडन, इन्होंने प्लांट सेल की डिस्कवरी की, बताया कि भाई प्लांट सेल की डिस्कवरी नहीं, उन्होंने ये बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिमिलरली ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आए शॉन, उन्होंने बताया ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। बट इन दोनों ने ये बात क्लियर नहीं की कि सेल आ कहां से रहे हैं, सेल कहां से आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया, आपके रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो आए, उन्होंने मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को। उन्होंने बोला ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, आपको ये याद रखना होगा कि भाई ये जो टर्म थी वो किसने दी थी, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी था, ठीक है। इसका मतलब है आपका ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो कंक्लूड करके अगर आप कंक्लूड करेंगे सेल थ्योरी को, तो दो मेजर पॉइंट क्लियर होंगे आपके कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड नंबर टू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओके। दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट जो है आपका हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया द स्टडी ऑफ सेल, जब हम ये पढ़ रहे हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं बेटा। जब जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी बोला जाता है। तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, एज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सो देयरफॉर साइटोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी। अब भाई हम बोल रहे हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसका मतलब साइटोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। The earliest cytology was began with the English scientist Robert Hooke in the 1665. He observed the dead cells with simple microscope. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो शुरुआत आपके रॉबर्ट हुक से होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने डिस्कवरी पहले ही हम कर चुके हैं, मैंने आपको ये सब बता दिया कि आपका किसने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, ठीक है, सारे के सारे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज किया था। फिर आ गई आपकी सेल थ्योरी, तीन लोग आ गए सेल थ्योरी में, श्लिडन, शॉन एंड आपका रुडोल्फ वर्चो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी क्या है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेकंड है आपका ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इजी ऑल्सो, ओके। हमें क्या करना है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, हमें सेल को पढ़ना है उनकी शेप के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर और नंबर के बेसिस पर क्या होते हैं सेल। देखिए बेटा सेल जो है उनका शेप एक सा नहीं होता है, हम ये नहीं बोल सकते सारे सेल सर्कुलर है या सारे सेल ओवल है,
ठीक है। तो यहाँ पर शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, जैसा जैसा वो फंक्शन कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग उनकी शेप जो है वो चेंज होती चली जा रही है। तो शेप में क्या है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, बायकॉन्केव और राउंड होते हैं आपके ह्यूमन आरबीसीज, अमीबॉइड शेप के होते हैं मतलब इरेग्युलर शेप के होते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज, नैरो एंड लॉन्ग, एक नैरो पतले से और लंबे से जो होते हैं आपके कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, ओवल एंड राउंड होते हैं आपके मेसोफिल सेल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ये समझाना चाह रहे हैं कि हर सेल का शेप एक सा नहीं होता है, शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। नेक्स्ट क्या है आपका साइज, साइज भी बेटा एक सा नहीं होता है, एक लार्जेस्ट सेल है और एक स्मॉलेस्ट सेल है। मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गिव वन नेम ऑफ द, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सेल या व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या है आपका ऑस्ट्रिच एग एंड स्मॉलेस्ट इज माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर सेल साइज क्या समझाया गया है कि भाई डायमीटर ऑफ आरबीसीज, कुछ मेजर उन्होंने सेक्शंस दे दिए हैं कि भाई उनका साइज भी बता दिया है कि जो आरबीसीज होते हैं वो 7 to 8 माइक्रोमीटर के हैं। ह्यूमन ओसाइट की बात करें तो क्या है 120 माइक्रोमीटर है, ह्यूमन बॉडी में 1 to 10 माइक्रोमीटर है। माइकोप्लाज्मा इसको हम स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं, तो इसका क्या है, ये आपका क्या है 0.1 माइक्रोमीटर का साइज का होता है। तो साइज एंड शेप वैरीज, ठीक है, ये अलग अलग होता है, एक सी चीजें नहीं होंगी। नाउ अगर मैंने कुछ आपको मैं दिखाऊं कि शेप्स अगर दिखाई जाए, आरबीसीज देखिए राउंड बायकॉन्केव है, डब्ल्यूबीसीज का कोई शेप नहीं होता है, रेगुलर है, कॉलमनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो है, लंबे लंबे सेल्स है। एक नर्व सेल की बात करें तो बिल्कुल एक इलोंगेटेड, ये लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं, इसको हम लॉन्गेस्ट भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट सेल। तो ये क्या हो गया आपका न्यूरॉन, जिसको आप नर्व सेल बोल रहे हो। ट्रैकीड इलोंगेटेड, और नेक्स्ट है आपका मीजोफिल सेल्स। तो ट्रैकीड, बेटा ट्रैकीड्स किस में आ जाते हैं, आपके वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। ट्रैकीड्स जो है कम्स अंडर जाइलम, जाइलम का एक एलिमेंट है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम फाइबर। ओके, तो ट्रैकीड्स का भी आपका एक डिफरेंट शेप होता है। अब नाउ सेल नंबर, सेल नंबर के बेसिस पर भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है। अब बेटा सेल एक भी से भी बना होता है एक टाइप के सेल से, और सेल बहुत मल्टीपल सेल्स के टाइप से भी बना होता है। तो उस बेसिस पर भी यहाँ पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होंगे। यूनि का मतलब एक, मल्टी का मतलब बहुत सारे। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल जो एक से बने हुए हैं। एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। These are the example of unicellular organism. दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक खास बात क्या होती है, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये भाई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने काम के लिए। एंड दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो इनकी खास बात है ये कि भाई किसी काम के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेला ही अपने सारे लाइफ प्रोसेस को कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल है, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। सिमिलरली मल्टी सेलुलर कौन से हुए, ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्या है, हम आएंगे आपके ह्यूमंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। तो ह्यूमन, डॉग, काउ, कैट, चिकन, ट्रीज, हॉर्स, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के। तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया आपका किसमें, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कुछ इमेजेस में आपको दिखाती हूँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की, लाइक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, पैरामीशियम, अमीबा एंड क्लेमाइडोमोनास जैसे कि आपको अभी बताया। नाउ हियर इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑक्टोपस एंड पेट्रोमेजोन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ पे समझाया गया कि कौन से यूनिसेलुलर है और कौन से आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, द टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप के आपके सेल होते हैं। तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो में बेटा, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जहां भी आप कैरियन वर्ड सुने, दैट वर्ड डिनोट्स न्यूक्लियस एंड द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यू का मतलब होता है एडवांस या फिर ट्रू, और कैरी ऑन अगेन द सेम न्यूक्लियस। तो एडवांस एंड ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल इज यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दो टाइप में क्लासिफिकेशन दिया गया है।
प्रो प्रिमिटिव, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यू का मतलब है ट्रू, या फिर हम इसको बेटा एडवांस भी बोल सकते हैं, एक एडवांस सेल। कैरियो का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, एंड द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। इसको कैरियोलॉजी, इसलिए आप कहीं भी कैरियन वर्ड सुन रहे हैं, कैरियोलॉजी सुन रहे हो, तो समझ जाइएगा वहां पर न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल से आपका कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स बताए गए कि भाई इतने टाइप के सेल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कम्स अंडर प्रोकैरियोट्स। अगर मैं सिंपल एग्जांपल्स आपको बताऊं कि भाई एक प्रिमिटिव सेल का एग्जांपल बताइए, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या रहेगा आपका, बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मोनेरा, मोनेरा की क्लास जो हम पढ़ते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो मोनेरा है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया एक एक्सेप्शनल केस है जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हो। तो दीज ऑल आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, वहीं अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो हम प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगस जो होगी आपकी, प्रोटिस्टा जो होगा, दीज ऑल आर द मल्टी सेलुलर, या फिर जिसको हम यूकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं। प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर। ठीक है, प्रोटिस्टा जो होता है वो आपकी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। अदरवाइज प्लांट हो गए आपके, एनिमल सेल हो गए, फंगल सेल हो गए, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, बैक्टीरिया का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाया गया है कि भाई एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर बेटा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी होती है। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। यहाँ पर सेल वॉल है, ये सेल वॉल किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है। कैप्सूल है एक। ठीक है, यहाँ पर अब बात आती है, देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि भाई सेल जो है, सेल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो टाइप ऑफ सेल में आगे आप आ गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बट इससे पहले मैं एक चीज, बेसिक चीज आपको बता दूं कि सेल बना किसका है। हम यहाँ पर ये बात करें टाइप में, तो टाइप में सेल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, व्हाट आर दीज, एक साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोइड क्या है, राइबोसोम क्या है। तो सेल के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इतना बेसिक हमें पता रहता है कि भाई इतना 8th 7th में भी हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है कि सेल में क्या होता है, एक आउटर मोस्ट कवर होता है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। ठीक है, ये आईएनएफसी कॉमन है, दिस कवर इज कॉमन फॉर ऑल सेल। बट अगर हम एक प्लांट की बात करें, प्लांट में क्या हुआ, प्लांट में जैसे कि मैंने सेल थ्योरी में भी अभी इससे पहले आपको बताया है कि सेल थ्योरी में जो जोलॉजिस्ट थे श्वान, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। मतलब सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट में ही पाई जाएगी, एनिमल में ऐसा उन्हें कुछ देखने को नहीं मिला। तो सेल का कॉमन कवर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको आप सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन बोल रहे हो। और सिर्फ प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के केस में एक यूनिक फीचर है द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़कर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, बट उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कवर भी है जिसको आप सेल वॉल बोल रहे हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में है, बैक्टीरिया में भी अपना एक सेल वॉल होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और इसके अलावा अगर हम फंजाई की बात करें तो बेटा उसमें भी सेल वॉल होता है, बट कंपोनेंट्स यहाँ बदल जाएंगे, उसमें काइटिन का बना होता है सेल वॉल। तो सेल के आउटर मोस्ट कवर हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल के जब आप अंदर आएंगे तो वहां साइटोप्लाज्म होगा सेल का। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, आपका ब्रेन। बात की थी हमने, जो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। अगर मैं बेसिक सर्च सेक्शन बताऊं आपका, सपोज ये आपका एक सेल है, पहले बोला दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर आए, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये ब्रेन है, ब्रेन इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस आपका ब्रेन है। इस साइटोप्लाज्म में बेटा मल्टीपल सेक्शंस होंगे। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो मिलती हैं वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में मिलती हैं। इसके अलावा कुछ आपके अर्गेस्टिक वैक्यूल्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 कंपोनेंट याद रखिए, आपका आउटर मोस्ट कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर आप अंदर आएंगे, सेल के अंदर घुसोगे, सेल में साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म में ही ब्रेन ऑफ द सेल होगा, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे बेटा अबाउट द सेल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई बैक्टीरिया का सेल किस तरीके का होता है। तो बैक्टीरियल सेल जो है आपका बेसिकली किस तरीके का सेल है, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया गया है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। अब बेटा दिस इज व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, इसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। बट ये प्रिमिटिव सेल है, यहाँ पर कोई भी वेल डिफाइंड
या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर इनके साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस की जगह डीएनए जो होगा वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में स्कैटर्ड होगा, पड़ा हुआ होगा कहीं भी साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में बेटा कुछ नहीं है इनके, साइटोप्लाज्म में डीएनए है बेसिकली, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जा रही है, कोई न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप इनके साइटोप्लाज्म में आएंगे तो देखिए इनके साइटोप्लाज्म में क्या है, आपका एक मेजर डीएनए के फॉर्म में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म ऑरेंज सेक्शन जो आपको दिख रहा है, पर्पल पर्पल आपका डीएनए है। और यहाँ पर क्योंकि डीएनए है तो प्रोटीन तो बनेगा, तो यहाँ पर बेटा किस राइबोसोम, जिसको आप साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, वो आपका होगा ही होगा, दैट इज राइबोसोम। तो राइबोसोम भी कौन से टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो राइबोसोम जो रहेगा बच्चों वो आपका 70S टाइप ऑफ राइबोसोम रहेगा। राइबोसोम प्रेजेंट होगा बट 70S टाइप ऑफ राइबोसोम is found in the cytoplasm of a प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर यूनिट प्रेजेंट होती है राइबोसोम की। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में आपकी लार्जर यूनिट प्रेजेंट होती है, दैट इज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके अलावा डीएनए तो है, बट बैक्टीरिया में बेटा एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, इस न्यूक्लियोइड को छोड़कर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए भी प्रेजेंट होता है, दैट इज द प्लाज्मिड। तो यहाँ पर खुद का डीएनए तो है दिस सेक्शन, बट इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ डीएनए भी प्रेजेंट है जिसको आप प्लाज्मिड बोल रहे हैं। तो प्लाज्मिड इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल व्हिच इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए अदर देन द न्यूक्लियोइड। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया आपका। आउटर मेम्ब्रेन पे पाइलस और आपके कुछ फ्लैजेलाई भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। नाउ वही अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल क्या है, वेल डेवलप्ड सेल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, सब कुछ वेल डिफाइंड होगा। इसको एग्जैक्ट न्यूक्लियस आपको दिखेगा, सारी की सारी ऑर्गेनेलीज होंगी इनके साइटोप्लाज्म में, सब कुछ होगा। हैज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट एंड फंजाई। इसके कॉमन एग्जांपल क्या है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, जो ये सारे के सारे आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका। कवर इज क्या है आपका, ये कवर जो बना हुआ है ऑरेंज कलर का, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका। यहाँ आएंगे, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर निकलती हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म है आपका येलो येलो, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी अपैरेटस, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो ये सारे के सारे किसके नाम है, ये सारे के सारे आपकी हो जाएंगी सेल organelles which are found in the cytoplasm of the cell। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई राइबोसोम प्रेजेंट है, बट बेटा राइबोसोम मैंने इससे पहले ही बताया है, इसके साइटोप्लाज्म में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलेगा। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, मैंने बोला इनके साइटोप्लाज्म में आपको 80S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पर बेटा सपोज मैं बोलूं माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लास्टिड्स भी होते हैं भाई प्लांट में। मैं बोलूं क्लोरोप्लास्ट, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा ही होगा इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये बेटा दो आपकी क्या है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, इनके पास खुद का डीएनए है। इनका डीएनए भले न्यूक्लियस में आपका होता है क्रोमैटिन डीएनए, बट माइटोकॉन्ड्रिया और हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें जो टाइप ऑफ कलर्ड प्लास्टिड है, उन दोनों में भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए आप उसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो जब खुद का डीएनए है तो वहां पे राइबोसोम भी होना चाहिए, जहां डीएनए वहां प्रोटीन तो बनना ही बनना है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन किसके हेल्प से होगा, वो राइबोसोम की हेल्प से होगा। तो राइबोसोम बेटा जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में है दैट इज 80S, और जो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल की सेल ऑर्गेनेली के साइटोप्लाज्म में हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, दिस ऑरेंज पोर्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबने स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा। तो मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि खुद का डीएनए है, इसका मतलब राइबोसोम भी होंगे। तो राइबोसोम कौन से होंगे, यहां पर बेटा राइबोसोम होंगे आपके 70S टाइप के। भले ही ये एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलता है, और यूकैरियोटिक सेल की सेल ऑर्गेनेली के साइटोप्लाज्म में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलता है।
क्लियर? ठीक है, तो ये आपका मेजर डिफरेंस हुआ, आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको 2 सेल भी दिखाए हैं, तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या है इतना तो क्लियर आपको हो चुका होगा। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सेल वॉल जनरली अगर हम एक किसी भी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो सेल वॉल उसमें नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगी, जैसे कि कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है सेल ऑर्गेनेल, जो कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। प्लास्टिड्स एनिमल में नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स आर जो कलर्ड प्लास्टिड्स है, इसको आप क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हो, दैट आर ओनली फाउंड इन केस ऑफ प्लांट्स। ओके, तो एब्सेंट होंगे एनिमल में। न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लार्ज फूड वैक्यूल्स। ये एक नई बात आ गई आपके लिए। अगर हम प्लांट और एनिमल में भी डिफरेंस देखते हैं तो क्या डिफरेंस होता है उसमें? प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस तो आपका प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल हो गया नंबर 1। प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होगा आपका, जब आप साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे, जब आप साइटोप्लाज्म के अंदर आओगे बेटा, तो उसमें भी यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आप एनिमल और प्लांट को जब पूरा का पूरा डिफरेंस देखोगे, तो कुछ ऑर्गेनलीज जो होंगे उनके नेम भी चेंज हो जाते हैं, और कुछ तो सिर्फ आपको प्लांट में ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है आपके किस में मिलते हैं? आपको प्लांट में ही मिलेगा, क्योंकि वो क्लोरोफिल वहां होगा और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो कहाँ हो रहा है? सिर्फ प्लांट में हो रहा है। अब ये एनिमल में नहीं है, तो एक डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस आपका ये हो गया। पहला था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो कि प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। तीसरा, गोल्जी अपैरेटस का दूसरा नाम होता है इन केस ऑफ प्लांट, उसको आप डिक्टियोसोम बोलते हो। तो डिक्टियोसोम जो है, दैट इज द अनदर नेम फॉर गोल्जी अपैरेटस इन केस ऑफ प्लांट्स। ओके, तो यहां पर क्या है आपका, एनिमल सेल लैक वैक्यूल इफ प्रेजेंट हैड स्मॉलर। चौथा डिफरेंस यहां पर क्या रहेगा, प्लांट के केस में बड़े बड़े फूड वैक्यूल्स होते हैं, मतलब 80 to 90% जो सेल वॉल्यूम है प्लांट्स की, वो आपके वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बट ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स में जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड रहता है। ठीक है, फूड स्टोरेज, ग्लाइकोजन क्या है यहाँ पर, मेजर फूड स्टोरेज एनिमल सेल में ग्लाइकोजन रहता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे। सेल डिवाइड बाय फरो फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या बात हो रही है, सेल डिवीजन का थोड़ा सा प्रोसेस बता दिया गया है कि भाई सेल डिवीजन में कौन सा फॉर्मेशन होता है। तो फरो फॉर्मेशन की हेल्प से आपके सेल डिवाइड होते हैं एनिमल सेल। प्लांट किससे होंगे? सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दिस इज ऑल अबाउट योर एनिमल सेल। नाउ अगर हम कुछ डिफरेंसेस देखें, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल? अगर हम एनिमल सेल की बात करें, स्मॉलर होगा, प्लांट बड़ा होगा। कोई सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सेल वॉल होती है किसकी? सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज एक सेल वॉल होती है। सेल्यूलोज क्या है? आपका एक टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। न्यूक्लियस सेंटर में होगा, क्योंकि बड़े बड़े फूड वैक्यूल्स नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट में बड़े बड़े फूड वैक्यूल्स है। बहुत सारे वैक्यूल्स है, वन वैक्यूल है, बड़ा है। कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट, सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट। नो प्लाज्मोडेस्मेटा हैज प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटास आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। तो यहाँ पर एनिमल की अगर हम बात करें, एनिमल सेल में कोई प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट्स प्लाज्मोडेस्मेटास आर प्रेजेंट। नाउ द स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है कि भाई व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख, प्लांट सेल क्या है? बड़ा बड़ा फूड वैक्यूल है। न्यूक्लियस क्या है? पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर छोटे छोटे से वैक्यूल्स है। न्यूक्लियस क्या है? आपका सेंटर में, बाकी आपका हर जगह साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज दिख रही है। तो कुछ स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएशन भी आपको आएगा। नाउ जैसा कि हमने पढ़ा, कंपोनेंट क्या थे ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले। फिर भी एक बार देख लीजिए आप, सेल मेम्ब्रेन था, दोनों में कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको आप बोल रहे हो। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल एंड साइटोप्लाज्म, दिस इज द ब्रेन, जो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट मैंने आपको अभी इससे पहले बताए हैं। कुछ नया जो चीज है आपको मैं बताऊं इन केस ऑफ प्लांट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, सही से सुनिएगा इसको बिल्कुल। प्लांट सेल के केस में क्या होता है? प्लांट सेल के केस में एक यूनिक फीचर है, समझना इस बात को। ये क्या है? एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल का, द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ये एक प्लांट सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल हो गई, ये तो यूनिक फीचर है। अब सेल वॉल के बाद वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा? उसको आप
प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। सेल वॉल को छोड़कर, सेल वॉल को माइनस कर दो, जो बचा उसको आपने बोला प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आ गया, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये, और आपका प्रोटोप्लाज्म मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका मेजर, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हो जाती हैं, आपका न्यूक्लियस के कंपोनेंट। और साइटोप्लाज्म में आपकी क्या आ जाएंगी, सेल ऑर्गेनेलीज और अर्गास्टिक बॉडी वैक्यूल्स। तो ये हो जाएगा ऑल अबाउट योर द प्लांट सेल। नाउ अगर हम बात करें सिंपली सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो आउटर मोस्ट कवर है दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए कैसे समझें कि भाई कैसा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। उसका कंपोनेंट क्या है, किस चीज का बना हुआ है आपका सेल का कवर, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। अब उसके लिए भी, उसके भी स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन को पढ़ने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अलग अलग मॉडल देना शुरू कर दिया। अब सारे मॉडल नहीं एक्सेप्ट किए गए थे, सारे मॉडल इनिशियली रिजेक्ट कर दिए गए थे। एक ही मॉडल को, जिसको बोला गया वेल एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो था सेंगर एंड निकोलसन का मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। वो 1972 में वो मॉडल आया, डिस्कवर किया सेंगर एंड निकोलसन ने, और फाइनली समझा दिया कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो उससे पहले उन्होंने क्या खासियत बताई उस मेम्ब्रेन की, कि मेम्ब्रेन का खुद का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि क्या प्रॉपर्टी होंगी, पहली प्रॉपर्टी होगी वो सेलेक्टिवली परमिएबल होगी, वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। दूसरा क्या होगा, वेरिएबल प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड रेशियो। और तीसरी वो कांस्टेंट और स्टेडी स्टेट पर रिजिड मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो क्या होगी, डायनामिक मेम्ब्रेन होगी, वो डायनामिक नेचर की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो मूवमेंट शो करेगी। तो ये बात किसने बताई, सेंगर एंड निकोलसन के फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ने। उससे पहले जो यूनिट मेम्ब्रेन आया, सैंडविच मॉडल आया डैनियल डैफसन का, रॉबर्टसन का, वो सारे मॉडल रिजेक्ट कर दिए गए थे क्योंकि वो ये तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहे थे। जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल रहा दैट इज द मॉडल ऑफ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि मॉडल किसका था, सेंगर और निकोलसन का मॉडल था। तो आइए हम बेसिक से कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या रहता है बेटा, ये जो मॉडल था आपका, इस मॉडल का क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली क्या चीज है इस मॉडल में। ये मॉडल जो है आपका फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसको आप द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हो, ये मॉडल आपका बना हुआ है किससे, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का भी अपना एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पर जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन दो टाइप के प्रोटीन उन्होंने बताए कि अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन को दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया उन्होंने। ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में अंदर घुसे हुए होंगे पार्शियली, पार्शियली का मतलब है आधा, और फुली एम्बेडेड होंगे मतलब पूरे घुसे हुए होंगे। तो दो तरीके के प्रोटीन हो गए आपके, पार्शियली और फुली एम्बेडेड, जिसको इंट्रिंसिक बोला गया, और जो बाहर की सरफेस पर होंगे उसको बोला गया एक्सट्रिंसिक। तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन दिया गया दो क्लास में, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को ही क्या बोला गया, चैनल और कैरियर प्रोटीन, ठीक है। वहीं अगर दूसरा कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड की बात करें, तो फॉस्फोलिपिड का भी अपना एक स्ट्रक्चर उन्होंने समझाया। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहली बात तो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होगी, बाय का मतलब होता है दो, तो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होंगी, और फॉस्फोलिपिड का खुद का एक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि ये, इसका एक हेड पोर्शन होगा और दो टेल होंगी। हेड पोर्शन जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, पोलर, और जो टेल्स होंगी फैटी एसिड की वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होंगी। तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड का नेचर क्या है, एम्फीपैथिक नेचर, इसको आप बोलते हो एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब है वाटर लवर भी है और वाटर हेटर भी है, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर भी है और हाइड्रोफोबिक नेचर भी है, उसे पानी से डर भी लगता है, फोबिया है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है और इसकी बायलेयर है। बायलेयर में बेटा क्या रहेगा, हेड्स अवे फ्रॉम ईच अदर एंड टेल्स फेसेस ईच अदर। टेल्स जो है वो आमने सामने है और जो हेड वाला पोर्शन है वो एक दूसरे से दूर है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दे दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें ये क्या है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, यहाँ पे कुछ घुसे हुए, कुछ आधे घुसे हुए प्रोटीन है, ठीक है, हाफ इम्प्रेडेड है, और कुछ आपके क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, मतलब इनको आपने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला।
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, कुछ आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कुछ क्या हुआ यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिला, एक कोलेस्ट्रॉल भी कुछ कुछ घुसा हुआ था, और जो फॉस्फोलिपिड से निकल रही है एक चेन, दैट आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, और जो प्रोटीन से निकल रही है चेन, दैट आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या क्या कंपोनेंट हो गए आपका? नंबर 1 प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, या चैनल कैरियर कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। नेक्स्ट प्रोटीन आपका क्या हो गया, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एक हेड पोर्शन है और 2 टेल्स है, जो कि बायलेयर में प्रेजेंट है, एम्फीपैथिक नेचर की, हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है। इसके अलावा एक चेन, छोटी छोटी सी चेन कोलेस्ट्रॉल भी पाया गया, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें देखने को मिले। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय द सेंगर एंड निकोलसन। ये एक मॉडल था सेंगर एंड निकोलसन का। उन्होंने ये मॉडल दिया कि भाई ये ही स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन होगा किसका? हमारी बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। नाउ अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई? सेल का कवर। अगर फॉर एग्जांपल सेल के अंदर से बाहर कुछ जाना है, बाहर से अंदर कुछ आना है, ठीक है, समझिएगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कैसे चलेगा? मतलब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसे होगा? ठीक है, तो यहां पर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने समझा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में कुछ चीजें जो होंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा जो वो विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा, और कुछ जो होगा विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। मतलब कुछ जो होगा वो एटीपी को हम यूटिलाइज करेंगे, और किसी में हम एटीपी को कोई यूटिलाइजेशन बिना यूटिलाइज करे एटीपी को हम ट्रांसपोर्टेशन करा देंगे। जिसमें हम एनर्जी नहीं यूज करते हैं, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिव, एंड जिसमें हम एनर्जी यूज करते हैं उस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके किसके? टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लूं, इसमें डिफ्यूजन आ गया, ऑस्मोसिस आ गया, या एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस आ गई। तो यहां पर अगर हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव का क्या मतलब है? पैसिव में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, जब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी, बट जब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन लगेगा तो इट रिक्वायर्स द एनर्जी, एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर पैसिव में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी आपके, कौन कौन से प्रोसेस हो जाएंगे? नंबर 1 ऑस्मोसिस कम्स अंडर पैसिव, डिफ्यूजन कम्स अंडर पैसिव, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कम्स अंडर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्टिव की बात करें तो सोडियम पोटेशियम पंप आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारे के सारे आपके किसमें आएंगे जो आप ये बोल रहे हैं? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये सारा का सारा आपका आएगा विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब ये एक टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है। अगर एंडो का मतलब है अंदर आ रही है कोई चीज, अगर बेटा कोई सॉलिड मटेरियल अंदर आ रहा है तो ये आएगा फैगोसाइटोसिस के थ्रू। तो सॉलिड के लिए जो प्रोसेस हम बोलते हैं दैट इज द फैगोसाइटोसिस। अगर कोई लिक्विड अंदर आ रहा है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ठीक है, उसको आप पिनोसाइटोसिस बोलोगे। तो दिस इज द वेरी बेसिक फॉर द ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म दैट द segments are coming, molecules are coming in and out of the cell। तो ये जो हो रहा है मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैकेनिज्म जो है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है, दैट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ एनर्जी और विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी। ओके, या तो ये विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ये काम हो रहा है, या आप इसमें कोई एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। जब आप एनर्जी नहीं लगा रहे हैं उस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म को आपने क्या बोला? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जब आप एनर्जी लगा रहे हो उस प्रोसेस को आपने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स देखे कि भाई क्या होता है। नाउ इन डिटेल, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? इन दोनों में अच्छा खासा अंतर होता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। बेटा मैं आपको बहुत ही क्लियर वे में, बहुत इजी वे में सब कुछ समझा दूंगी कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखिए, ऑस्मोसिस की जब आप बात करते हो तो ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट
जब आप फ्लूइड लिक्विड की अगर आप बात कर रहे हो, तो जब उसका मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टिल इट रीचेस टू इक्विलिब्रियम, तो ये होगा आपका ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस में आप किसका, सॉल्वेंट पानी का मूवमेंट कराएंगे फ्रॉम हाई टू लो। कहां से, हाई टू लो, कोई एनर्जी नहीं लग रही, हाई टू लो जा रहे हो विदाउट एनर्जी, नो एटीपी रिक्वायर्ड, पैसिव है ये पैसिव मैकेनिज्म है आपका, कोई एनर्जी आप नहीं लगा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, कोई एनर्जी आप नहीं लगा रहे हैं, किसका, पानी का। बट डिफ्यूजन में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, वेदर इट इज अ गैस, गैस भी हो सकती है, आपका कोई भी सॉलिड चीज भी हो सकती है, वो डिफ्यूज हो सकती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में आपका मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टिल इट रीचेस टू इक्विलिब्रियम, ठीक है, अब तक की इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। तो ये भी टाइप ऑफ क्या है, पैसिव प्रोसेस है आपका, ये भी पैसिव प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एक कुछ आपका बता दिया है कि भाई यहाँ पर क्या है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में डिफरेंस। नाउ अगर हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, तो ऑस्मोसिस मैंने बोला कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, हमें पता है कि भाई सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। अगर मैं आपको एक ग्लास पानी दे दूं और कुछ शुगर क्यूब्स दे दूं, तो आप क्या बोलोगे कि भाई पानी जो है दैट इज, जिसमें आप शुगर क्यूब को डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्विंग मीडियम हो गया पानी, तो डिसॉल्विंग मीडियम इज सॉल्वेंट, और शुगर क्यूब को आप डाल रहे हो, शुगर को आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो दैट इज सॉल्यूट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को देखते हुए यहाँ पर सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपो और हाइपर, हाइपो वर्ड बेटा जहां भी सुनोगे समझ जाना कमी हो रही है, डिक्रीजेस। हाइपर वर्ड जहां सुनोगे मतलब चीजें बढ़ रही हैं, कोई भी चीज बढ़ रही है। मैं जनरल इन टर्म बता रही हूँ, यहाँ सोल्यूशन की बात हो रही है, बट कहीं भी आप देखोगे कि भाई हाइपो हो कंडीशन आई है, हाइपो का मतलब हो रहा है कम हुआ है कुछ, ठीक है। हाइपर कंडीशन आ रही है मतलब हाइपर हो गया है, तो मतलब बहुत ज्यादा हो गई है चीज, ठीक है। तो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को देखते हुए तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, समझिएगा। यहां पर सबसे पहला हाइपोटोनिक, मैंने बोला कमी हो रही है, जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कम होता है, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूट में ज्यादा होता है, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब दोनों का इक्वल हो तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, आइसोटोनिक। तो यहां पर उस बेसिस पर तीन तरीके के सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ अब आपने क्या किया, हमने बोला था मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑस्मोसिस में, ठीक है। तो आपने एक बार प्लांट सेल लिया और एक बार एनिमल सेल लिया, उसको दोनों को ही एक बार हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, एक बार हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। समझना बेटा, जब आपने एनिमल सेल लिया, मैं सबसे पहले एनिमल सेल लेती हूँ, आपने एक एनिमल सेल लिया, पहली बार आपने एक एनिमल सेल को हाइपोटोनिक में रखा फॉलोड बाय हाइपरटोनिक। जब आपने एनिमल सेल को हाइपो में रखा तो क्या हुआ, एंडोऑस्मोसिस हुई। सेल क्या हुआ, एंडोऑस्मोसिस मतलब बाहर से अंदर चीजें आती जा रही हैं, आती जा रही है, तो सेल क्या होगा, स्वेल हो जाता है और फाइनली रप्चर हो जाता है। बट वहीं जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, आपने उसको हाइपरटोनिक में कन्वर्ट किया, तो एक्सोऑस्मोसिस होने लगी। एक्सोऑस्मोसिस हुई तो फ्लैसिड हो गया और सेल श्रिंक कर गया। बट ऐसा प्लांट में नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि वहां पर उनका एक यूनिक फीचर प्रेजेंट है, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जब प्लांट को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, प्लांट में एंडोस्मोसिस हुई, आपका स्वेल भी किया, बट वो रप्चर नहीं किया, बर्स्ट नहीं हुआ। बर्स्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बट वहीं जब आपने प्लांट को हाइपरटोनिक में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, सेल आपका एक्सोस्मोसिस हुआ, फ्लैसिड भी हुआ, बट स्वेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वहां पर बड़े बड़े फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। फूड वैक्यूल्स क्या हुए, साइज उनका छोटा हुआ और ऑल द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट शिफ्टेड टुवर्ड्स अ साइड, साइड में हो गया। उस सेल को आपने बोला प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइसिस हो गई, ठीक है। ऑल द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट शिफ्टेड टुवर्ड्स वन साइड, दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जो कि किस में हो रही है, प्लांट सेल में हो रही है, जब आप उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं। तो जब आप मीडियम चेंज करते हैं, सॉल्यूशन चेंज करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं, वेदर इट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसका, एक्टिव का। ये तो बात हो गई आपके विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब आपने एनर्जी लगाई है, आपने क्या किया, आपने एनर्जी को यूज कर अब काम करना शुरू किया। तो बेटा अब क्या होगा, अब जब भी मूवमेंट होगा किसका,
सब्सटेंसेस का फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन हो ही नहीं सकता, हमेशा याद रखिएगा एक्टिव में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड रहता है। ठीक है, तो एक्टिव में कॉमन एग्जांपल्स क्या है आपके, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब है कोई चीज अंदर आ रही है, ठीक है, अंदर जब आ रही है तो बेटा मेम्ब्रेन कांस्टेंट नहीं है, मूवमेंट शो कर रही है, तो इनफोल्ड होंगे, इन्वेजिनेशन होंगे, मेम्ब्रेन चेंज होगी। तो जब आपका बाहर से अंदर कोई सामान आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वो एनर्जी की हेल्प से आ पा रहा है। तो अगर वो सॉलिड है तो फेगोसाइटोसिस आप बोलोगे उसको, अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। अगर वो लिक्विड है तो आप उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। वहीं अगर हमें क्या करना है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर फेंकना है, या वर्न आउट मटेरियल है सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर जाना है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जाएगा। तो आप इसको सेल वॉमिटिंग या ईफेजी भी बोलते हैं। तो जो आपका एक्सोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल वॉमिटिंग और ईफेजी। सिमिलरली एंडोसाइटोसिस में फेगोसाइटोसिस इज कॉल्ड ईटिंग ऑफ द सेल या ईटिंग बाय सेल, और पिनोसाइटोसिस इज कॉल्ड ड्रिंकिंग बाय सेल। तो ये सारा का सारा काम आपका विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे कुछ आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने दिखा दिया है। नाउ अब यहां पर क्या है कि भाई मैंने बोला था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, सेल वॉल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर क्या है, मैंने बोला कि सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपने देखा। अगर हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा आप आते हो तो बनता है आपका सेल का साइटोप्लाज्म। उस सेल के साइटोप्लाज्म में मल्टीपल सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, बट उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल प्रेजेंट है, जिसको आप न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन प्रपोज द न्यूक्लियस, जिन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। अब वो न्यूक्लियस है क्या बेटा, न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे, जो कि आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, पहले देख लेते हैं। हमने रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी डिस्कवरी की। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल, जिसको आप क्या बोल रहे हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप बोलते हैं डीएनए। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के 5 मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ें तो सबसे पहले जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है, सिमिलरली न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको आप न्यूक्लियोपोर बोलते हो। जैसे कि सेल के साइटोप्लाज्म में आप आओगे, वैसे ही न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होगा, आपका एक डॉट, एक डार्क सा डॉट होगा, जिसको आप न्यूक्लियोलस बोलेंगे। और लाइट डार्क आपके थ्रेड्स प्रेजेंट होंगे, जिसको आप क्रोमैटिन बोलोगे। लाइट डार्क मतलब क्रोमैटिन को फर्दर डिवाइड किया गया है यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन में, कुछ लाइट थ्रेड्स हैं, कुछ डार्क थ्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मेजर कंपोनेंट्स हो गए आपके किसके, न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, डबल लेयर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, स्पेस बिटवीन दीज मेम्ब्रेन, इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियोपोर इसी के ऊपर है। सेकंड कंपोनेंट हैज पोर्स, रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट द सेल। पोरस है तो अंदर से जाना बाहर जाना यानी पोरस स्ट्रक्चर से होगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसा सेल का साइटोप्लाज्म है ऐसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसमें कोलाइडल फ्लूइड कंटेन्स द न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारे सामान इसमें प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, न्यूक्लियोलस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगा। न्यूक्लियोलस क्या है, स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंड द साइट ऑफ एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस। याद रखना है आपको, जो डॉट है इनसाइड द न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियस, वो डॉट जिसको आप क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियोलस, वो करता क्या है, वो आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। वही क्रोमैटिन की बात करें, नेटवर्क ऑफ nucleoprotein fibers, it is the made up of DNA and histone protein. Chromatin network are 2 types, euchromatin and heterochromatin. क्रोमैटिन जो है बेसिकली क्या है बेटा, ये थ्रेड है। अब जो क्रोमोसोम होता है वो इनिशियली नहीं प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। जब सेल डिवाइड होंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा क्रोमोसोम का। वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किसका बना होता है, आपका डीएनए का और प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बोल देते हैं जीन्स।
आफ्टर द सेल डिवीजन यहाँ पर क्रोमोसोम दिखते हैं आपको, शुरू से आपको क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं। और वो क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? वो क्रोमोसोम आपके बने हुए हैं डीएनए के और हिस्टोन प्रोटीन के। और फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए को आप क्या बोलते हो? जीन। ठीक है, तो जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अगर मैं आपसे पूछूं जीनोम क्या है, तो जीनोम बेटा क्या होता है? जीनोम होता है टोटल जीन कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टोटल जीन कंटेंट क्या है पूरे ऑर्गेनिज्म का? हमारी बॉडी में एक जीन नहीं है, हमारी बॉडी में जीन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो टोटल जीन कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीनोम और जीन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपका? द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट्स द सेल साइकिल। सेल साइकिल को रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल। जो हेरिडिटी मटेरियल मतलब डीएनए की बात हो रही है, ये कैरी करता है और ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। क्या बताया जा रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन थ्रेड्स है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सिमिलरली न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से बाहर निकलती हुई, ये अंदर का स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से निकलता हुआ है आपका ऑर्गेनेली, दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपका जिस पे राइबोसोम स्टडीड है विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन, उसको आप बोल देते हैं RER, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम न्यूक्लियस। नाउ अगर हम बात करें कि भाई कुछ एक्स्ट्रा चीज की, कुछ आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैं कुछ बताऊं कि भाई क्रोमोसोम, हमने बोला कि भाई क्रोमोसोम जो है वो आपको कहाँ दिखते हैं? क्रोमोसोम बेसिकली आपको सेल डिवीजन जब होगा उसके बाद आपको क्रोमोसोम अपीयर होगा। अब क्रोमोसोम बेटा बना हुआ किसका है? डीएनए का और प्रोटीन का। अगर उसी डीएनए की फंक्शनल यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो यू सिंपली से कि भाई फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए क्या है? जीन है। और टोटल जीन कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या है? जीनोम है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाय क्रोमोसोम क्या है? स्ट्रासबर्ग एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर थे, अपीयर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, ये स्ट्रासबर्ग ने उन्होंने डिस्कवर किया था 1875 में। क्रोमोसोम कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन व्हिच गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमेयर, मतलब इस तरीके से, दिस इज सेंट्रोमेयर, दिस इज क्रोमैटिड। ठीक है, सिंगल को क्रोमैटिड, दो होंगे तो सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए का और प्रोटीन का। कौन से प्रोटीन का? हिस्टोन प्रोटीन का। क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड होते हैं, 2n डिप्लॉइड से रिप्रेजेंट करता है। अगर n है तो आप उसको हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। तो 2n क्या डिनोट करेगा? डिप्लॉइड। n क्या डिनोट करेगा? हैप्लॉइड। ठीक है, ये तो हमें पता है कि भाई गैमीट्स क्या होती हैं, गैमीट्स किस नेचर की होती हैं? गैमीट्स आपकी हैप्लॉइड होती हैं, तभी तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉइड आपको मिलता है सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। एक नया चीज आ गया आपके लिए कि बेस्ड ऑन द सेंट्रोमेयर लोकेशन, मैंने क्या बोला था? सेंटर से यू। ठीक है, तो सेंटर में दिस इज द सेंट्रोमेयर, इसको सेंट्रोमेयर बोल रहे हैं, जहां से अटैच्ड है आपकी आर्म्स, जिससे क्रोमैटिड अटैच है उसको आप सेंट्रोमेयर बोल रहे हो। तो बेस्ड ऑन द सेंट्रोमेयर लोकेशन, इसकी लोकेशन को देखते हुए 4 तरीके के आपके क्रोमोसोम है: मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मेटासेंट्रिक क्या होगा? सेंट्रोमेयर एट मिडल। सेंट्रोमेयर क्या होगा? मिडल में होगा। सेंट्रोमेयर एट सब टर्मिनल, क्या मतलब हुआ? सेंट्रोमेयर लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। एंड टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमेयर एट द टर्मिनल पोजीशन। अब देखिए मैं इससे आपको समझाती हूँ क्या बोला जा रहा है। मेटासेंट्रिक में बेटा आपकी सेंटर में हो, इक्वल आपकी आर्म्स होंगी, दोनों आर्म्स जो है वो इक्वल होंगी। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म देखो, 2 आर्म जो छोटी हैं और एक आपकी नॉर्मल जो पहले थी एज इट इज वही है, तो सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ही छोटी हो गई और 2 आपकी बहुत ही बड़ी हो गई। और टीलो में एक है ही नहीं, टीलो में सिर्फ आपकी एक ही आर्म है। ठीक है, दूसरे साइड आपको कुछ है ही नहीं, तो दैट इज टीलोसेंट्रिक। तो ये था आपका अकॉर्डिंग या ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। यहाँ पे क्या हो गए? 4 टाइप के आपके सेंट्रोमेयर हो गए: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। नेक्स्ट सेशन वील कवर इन द नेक्स्ट पार्ट. Hope you like it all. Thank you and have a good day.